हेलो बच्चों, कल हमने बीए फाइनल में लोक सेवा के कार्य और नवीन प्रवृत्तियां पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका और विकसित समाजों की समस्या एवं चुनौतियां। तो शुरुआत हम करते हैं विकसित समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है। तो थोड़ा सा परिचय। इरविन ओरोविज ने अपने ग्रंथ में लिखा था कि विकास की 3 दुनिया है। विकास के परिप्रेक्ष्य में दुनिया को 3 भागों में बांटा है। उनकी पुस्तक का नाम 3 वर्ल्ड ऑफ डेवलपमेंट, यानी दुनिया को 3 भागों में बांटा है। वे विकास की पहली दुनिया में पश्चिमी यूरोप तथा संयुक्त राज्य अमेरिका को लेते हैं। पहली दुनिया, ध्यान रखिए। इस दुनिया की प्रमुख विशेषता है प्रतियोगी पूंजीवाद, जिसने 16वीं शताब्दी से साम्राज्यवाद को क्षीण करना आरंभ कर दिया था। 18वीं शताब्दी की औद्योगिक क्रांति ने ऐसे प्रगतिशील विश्व के अभ्युदय में सहायता दी, जिसके सर्वत्र आधुनिकीकरण की छाप छोड़ दी गई। कहने का मतलब ये पहली दुनिया इसलिए बांटा कि उसमें औद्योगिक क्रांति हुई थी और वो देश पूंजीवाद को अपनाया था। पूंजीवाद में यह है कि सरकार और निजी दोनों को महत्व देना। प्रोफेसर ओरोविज दूसरी दुनिया के अंतर्गत सोवियत संघ और उसकी गुटी राष्ट्रों को देते हैं, यानी जो साम्यवादी देश है उनको दूसरी दुनिया माना गया है, जिसमें चीन, सोवियत संघ ये सब आएंगे। तीसरी दुनिया में वे उन राष्ट्रों को रखते हैं जो सदियों से उपनिवेशवाद गुलाम से मुक्त हुए हैं, यानी जो नए नए स्वतंत्र हुए विकासशील देश है। भारत भी उसमें शामिल है। ब्रिटिश ने इन देशों को उपनिवेश बन के, उपनिवेशवाद का मतलब है कि एक शक्तिशाली देश दूसरे देश पर अपना साम्राज्य या शासन स्थापित करे और सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक सब क्षेत्र में शोषण करे, उनको कहते हैं उपनिवेशवाद। तो ब्रिटिश ने भारत पर भी उपनिवेश बन के आए थे और उन्होंने शोषण किया था। तो ये तीसरी दुनिया, ये जो जिसका शोषण हुआ, उपनिवेशवाद जो गुलाम रहे हैं, वो है तीसरी दुनिया। और विकास के किसी भी मार्ग की खोज में एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के कई राष्ट्रों की विकास की समस्या लगभग एक समान है। उन्हें अभी अपना बहुआयामी विकास करना है, यानी बहुत ज्यादा विकास करना है। ये विकास के मार्ग में अग्रसर है, अतः इन्हें विकासशील राज्यों की श्रेणी में रखा गया है। तो पहली दुनिया पूंजीवादी देश, दूसरी दुनिया साम्यवादी देश, तीसरी दुनिया जो नए स्वतंत्र हुए, जो उपनिवेशी कभी न कभी गुलाम रहे हो किसके, ब्रिटिश के, तो वो देश तीसरी दुनिया में आते हैं। विकसित और विकासशील समाजों में लोक प्रशासन की समस्या और चुनौतियां भिन्न भिन्न प्रकार की हैं। अतः लोक प्रशासन की भूमिका में ही विशिष्टता एवं अंतर आ जाता है। तो इसमें अब विकसित समाजों में लोक प्रशासन की भूमिका, अब विकसित समाजों में लोक प्रशासन की क्या भूमिका है, इसमें हम पढ़ेंगे। समस्या तो ज्यादा विकासशील में होगा, लेकिन पहले हम विकसित में कितनी समस्या और कितना वो तरक्की कर रहा है, कितना विकास कर रहा है, उन लोगों की लोक सेवा की या लोक प्रशासन की क्या भूमिका उस देशों में रही है। तो विकसित देशों की पढ़ते हैं। पश्चिमी यूरोप, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया आदि देशों को विकसित देशों की श्रेणी में रखा जाता है। ये ऐसे देश हैं जहां आर्थिक विकास के फलस्वरूप राष्ट्रीय उत्पादन में इतनी वृद्धि हो चुकी है जिससे
राष्ट्रीय आय में वृद्धि होने के साथ साथ आम लोगों की वचन क्षमता भी बढ़ी है। आर्थिक विकास के कारण नए नए उद्योगों की स्थापना हुई है और उनके लाभार्जन के लिए कारण विनियोजन की दर और पूंजी निर्माण में इतनी वृद्धि होने लगी है जिससे पूंजी की गतिशीलता में वृद्धि होने के साथ साथ भविष्य में पूंजी का निर्माण भी और अधिक बढ़ने लगा। यानी ये विकसित देश है तो नए नए उद्योगी यानी क्रांति आ गई है औद्योगिकरण में, नए नए उत्पादन, ऐसी बातों के लिए ये विकसित देश प्रसिद्ध है। पूंजी की गतिशीलता बढ़ गई है, भविष्य में पूंजी का निर्माण बढ़ गया कि भविष्य के लिए भी पूंजी वो जमा कर रहे हैं। इन देशों में नवीन प्रकार के उद्योगों की स्थापना होने से जनता को भिन्न भिन्न क्षेत्रों में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने लगा है। यानी औद्योगिक क्षेत्र बढ़ने लगा है, इसलिए अलग अलग रूप में जनता को कार्य करने लग गए हैं, नवीन प्रकार के उद्योगों में कार्य करने लग गए हैं। जहाँ पे विकासशील देशों में ये मशीनें आई नहीं अभी, वैसी विकसित देशों में आ चुकी हैं और वे सर्वोत्तम उपयोगी उद्योग को अपने रोजगार के लिए चुनने की स्थिति में हैं। इन देशों का आर्थिक विकास होने से जनसंख्या की कृषि पर निर्भरता कम है। यानी वहाँ तकनीकी औद्योगिकरण ये सब बढ़ने के कारण कृषि में थोड़ा सा रुकावट आई है, यानी कम लोग कृषि करने लग गए। उदाहरण के लिए जहां भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का 58.2 यानी 58.2% कृषि व्यवसाय में लगा हुआ है, वहां ब्रिटेन में 2%, अमेरिका में 3% व कनाडा में 4% जनसंख्या कृषि व्यवसाय में लगी है। आर्थिक विकास के कारण विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों का कुशलता एवं मितव्ययिता ढंग से विदोहन संभव होने लगा है। यानी विकसित देशों में प्राकृतिक संसाधनों में इनके प्रकृति को वो दोषित कर रहे, ग्रीन गैस हाउस और ये जो पर्यावरण दूषित हो रहा है वो सब विकसित देशों के कारण हो रहा है, क्योंकि उत्पादन बढ़ाने के साथ साथ ये पर्यावरण को भी नुकसान पहुंचा रहा है। विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय भी बहुत अधिक पाई जाती है। तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो भारत की प्रति व्यक्ति आय जहां $1,340 प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष ध्यान रखना, $1,340 प्रति वर्ष, वहां नॉर्वे में प्रति व्यक्ति वार्षिक आय 85 यानी $85,380, चीन में $4,260, अमेरिका में $45,140 और इंग्लैंड में $38,540 है। यानी प्रति व्यक्ति डॉलर में कहा जा सकता है कि विकासशील देश पिछड़ा हुआ है और विकसित देश आगे बढ़ा हुआ है। यानी वहां पे बेरोजगार और गरीबी की संख्या ज्यादा नहीं है। औद्योगिकरण एवं आर्थिक विकास की द्रुत गति के कारण विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य एवं मनोरंजन आदि सामाजिक सेवाओं में अपार वृद्धि हुई। यानी जहां औद्योगिकरण आर्थिक विकास की गति के कारण विकसित देशों में शिक्षा, स्वास्थ्य और मनोरंजन में वृद्धि होने लग गई। लोगों के ये सारे स्वास्थ्य संबंधी, मनोरंजन संबंधी और शिक्षा संबंधी आगे बढ़ रहे, तभी तो कृषि के क्षेत्र में कम लोग कार्य कर रहे हैं। स्वास्थ्य के स्तर में वृद्धि से एक और मृत्यु दर में कमी होती है तो दूसरी ओर औसत आयु में भी वृद्धि होती है। यानी उम्र बढ़ रही है, मृत्यु दर कम हो रही है, क्योंकि इतनी अच्छी अभी वर्तमान जो विकास किया तो नई नई दवाइयां, हर बीमारी का इलाज विकसित देश में मिल जाता है, इसलिए इनकी औसत आयु में भी वृद्धि हो रही है और मृत्यु दर कम हो रही है। आर्थिक विकास से इन देशों में ऐसे साधन
जुटाए जाते हैं जिनसे सामाजिक व्यवस्था को सुचारू ढंग से विकसित किया जा सकता है। चूंकि औद्योगिक शक्ति पर ही देश की फौजी शक्ति निर्भर होने से इन देशों में सामाजिक शक्ति को सुदृढ़ बनाया जा सकता है। कहने का मतलब औद्योगिकरण बनने से लोग फौजी शक्ति यानी उनके सैनिक शक्ति भी अच्छी हो गई है, वो विकसित हो चुके हैं और औद्योगिक शक्ति के साथ साथ सामाजिक शक्ति भी सुदृढ़ हो गई है। उनका खान पान रहन सहन वो भी एक अलग हो गया है। आर्थिक विकास के कारण इन देशों में नवीन प्रकार के उद्योगों का विकास हुआ है जिससे जनता को रोजगार के अच्छे अवसर प्राप्त होने लगे हैं एवं बेरोजगार की समस्या का समाधान हुआ है। यानी नवीन प्रकार के औद्योगिक नए औद्योगिक का विकास हुआ है, लोगों के आर्थिक स्थिति सुधरी है और जनता को रोजगार के अच्छे अवसर मिलने के कारण बेरोजगार की समस्या कम हो गई है। यानी बेरोजगार की समस्या का समाधान हो गया है। विकसित देशों में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की गति काफी तीव्र रही है। इन देशों में उत्पादन का ढंग परिवर्तित हो गया है। यानी उत्पादन उन देशों में तीव्र गति से आधुनिकीकरण हो रहा है और उत्पादन क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुका है। अर्थात उत्पादन में मशीनों का अधिकाधिक उपयोग होने लगा है। इन देशों में जीवन निर्वाह में कृषि बाजारी कृषि में बदल गई है। यानी कृषि क्षेत्र में अब उनको बाजार के रूप में वो खरीदने जाते हैं, लेकिन कृषि के रूप में उनको कृषि का कोई नॉलेज नहीं है, क्योंकि सारे लोग औद्योगिकरण में जो मजदूर है वो भी मशीनों का ही काम करते हैं। वो वहाँ फैक्ट्री में कंपनी में कार्य कर रहे हैं मजदूर की तरह, और कृषि क्षेत्र बदल दिया, वो एक शहरी बन गए, एक क्या कहते हैं वो बाजार बन गया। लोगों के व्यवहार एवं मनोवृत्तियों में भी परिवर्तन आया है। लोगों की निष्ठाओं के परंपरागत प्रतिमानों के स्थान पर नए प्रतिमान प्रस्तावित हुए हैं। यानी लोगों की मनोवृत्तियां भी बदलने लग गई है और निष्ठाएं परंपरागत ने नए परंपरागत प्रतिमान स्थापित हो गए। जो परंपरागत रूढ़िवादी वगैरह थी वो बदलकर आधुनिक आ गई है। यानी वहां पे महिला भी जॉब करने लग गई है, शिक्षित हो गई है, मतलब पुरुष के बराबर महिला भी आज कदम से कदम चल रही है। हर क्षेत्र में वो आगे है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक हर क्षेत्र में, तकनीकी क्षेत्र में भी महिला आगे बढ़ गई है, वो हर कार्य करने लग गई है। लोगों की राजनीतिक सहभागिता बृहत्तर स्तर पर पाई जाती है। जनता राजनीतिक प्रक्रियाओं के प्रति उदासीन या निष्क्रिय न रहकर उनमें अधिकाधिक सहभागी बन जाती है। इन समाजों में राजनीतिक व्यवस्था इतनी परिपक्व होती है कि राजनीतिक विवादों को तर्कसंगत आधार पर सुलझा लिया जाता है। यानी राजनीतिक व्यवस्था भी उनके लिए परिपक्व, सारे लोग परिपक्व हो गए कि उनको पता है कि राजनीतिक व्यवस्था कैसी है और हमें भाग कैसे लेना है और कैसे किस दल को हमें जिताना है ताकि वो दल हमारा विकास में कोई बाधा न डाले और हम विकसित से और भी विकसित होते जाए। इन देशों में समाज परंपरागत से दूर हटते और धर्म निरपेक्षता की तरह प्रवृत्त रहते हैं। यानी धर्म निरपेक्ष, सभी धर्म समान, देश का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म समान है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है धर्म, कोई भी समाज अपना धर्म ऊपर या नीचे नहीं बताएगा। अगर बता दिया गया तो उनको सजा दी जाएगी। इन समाजों में वैज्ञानिक प्रविधियों और अत्यधिक परिष्कृत उपकरणों से अत्यधिक उत्पादकता होती है, जिनमें हर एक के लिए वस्तुओं की सामान्य उपलब्धि रहती है। ऐसे समाज में आर्थिक से हटकर राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों पर बल दिया जाने लगता है। यानी सब लोग राजनीति में बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और राजनीति का उनको सब पूरा नॉलेज है, तो ऐसे समाज में आर्थिक से हटकर राजनीतिक और सांस्कृतिक हितों का बल दे रहा है कि राजनीति हमारी अच्छी है, संस्कृति हमारी अच्छी, तो ऑटोमेटिक
आर्थिक स्थिति तो अच्छी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो मेहनत कर रहे हैं और वो ओवर टाइम भी कर रहे हैं और वहां बेरोजगार की समस्या नहीं है। अब है विकसित समाजों की समस्या और चुनौतियां। आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, वैज्ञानिक एवं तकनीकी विकास के बावजूद भी औपनिवेशी समाजों में अनेक समस्या और चुनौतियां उपस्थित हुई है। आर्थिक विकास से इन देशों में मनुष्य को मशीन की भांति कार्य करना पड़ता है। यानी एक तो समस्या ये कि पैसों के विकास यानी आर्थिक विकास के कारण मनुष्य मशीन बन गया, वो मशीन की तरह कार्य करने लग गया। भौतिकवाद को बढ़ावा मिलने और अधिक धन को बढ़ाने के लालच ने यहाँ के व्यक्ति की नींद एवं अमन चैन छीन लिया गया, यानी उनकी नींद आराम हो गई। वो सिर्फ पैसे बढ़ाने के, अपनी आर्थिक स्थिति बढ़ाने के लिए, पैसे ज्यादा कमाने के लिए, जिनकी पर जैसे हमारी पीढ़ी जो पीछे है वो उनको कोई तकलीफ नहीं, तो ऐसे समाज में वो उनके नींद आराम हो गई, उनको नींद कम और काम में ज्यादा रुचि करने लगे, क्योंकि उनको काम जितना ज्यादा काम करेगा उनको ज्यादा पैसे मिलेंगे। आर्थिक विकास उद्योगों के केंद्रीकरण को प्रोत्साहित करता है, जिससे इन देशों के समाजों में गंदी बस्तियां, बीमारी में वृद्धि, मकानों की समस्या, पर्यावरण प्रदूषण, ये सारी बुराइयां उत्पन्न होती है। यानी ये औद्योगिकरण और केंद्रीकरण प्रोत्साहित होने के कारण, आर्थिक विकास बढ़ने के कारण गंदी बस्तियां, जो फैक्ट्रियों को कंपनियों के जो गंदा कचरा वगैरह होता है वो वहां पे फेंका जाता है, और वहीं पे लोग जो मजदूर है, जो ऐसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं, तो वहां गंदी बस्तियां ज्यादा बढ़ने लगी। इसके कारण बीमारी में वृद्धि होने लग गई, नई नई बीमारी उत्पन्न होने लग गई। मकानों की समस्या, यानी जनसंख्या भी बढ़ गई। विकसित देशों में लोग यहाँ से विकासशील देशों से भी विकसित में जाते हैं ताकि उनको रोजगार मिल सके, इसके लिए मकानों की समस्या हो गई। पर्यावरण प्रदूषण, इतनी उत्पादक, इतनी फैक्ट्रियां, इतनी कंपनियां, तो पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, आदि बुराइयां उत्पन्न हो रही है। आर्थिक विकास से औद्योगिक का केंद्रीकरण पूंजीपतियों के हाथों में आ गया, यानी सारे उद्योग, आर्थिक विकास के कारण सारे उद्योग केंद्रीकरण, यानी सारे उद्योग का क्या कहते हैं, मालिक पूंजीपति हो गए। पैसों से वो डबल पैसे कर रहे हैं और मजदूरी रह रहे और पूंजीपति और भी पूंजीपति बन रहे हैं, मतलब पैसे से और भी पैसे वाले हो रहे हैं, अरबोपति हो रहे हैं। तो इसलिए गरीब और अमीर में गहरी खाई पैदा हो रही है। पूंजीपति श्रमिकों को वेतन देकर शोषण करना चाहते हैं, यानी पूंजीपति गरीबों को कम वेतन देकर शोषण इसलिए करते हैं कि उनको पता है अगर नहीं किया तो दूसरे मजदूर मिल जाएंगे, वहां मजदूरों की कमी नहीं है, तो वो शोषण भी करने लगते हैं, इसलिए मजदूरों का शोषण होता है। ये भी एक समस्या और चुनौती है जो विवाद का रूप धारण करके तालाबंदी व हड़ताल को प्रोत्साहित करते हैं। यानी ये श्रमिकों को वेतन कम देना और शोषण करने के कारण वहां पे मजदूर लोग हड़ताल और तालाबंदी को वो हर बात के लिए हड़ताल करते रहते हैं। आर्थिक विकास से इस समाजों में शहरों की आबादी बढ़ती गई है, जिससे नगरीय वातावरण दूषित होने लगा है। यानी शहरों में ही ज्यादा औद्योगिकरण है, ज्यादा उत्पादन के साधन है, तो वहां के वातावरण, जनसंख्या बढ़ रही है, शहरी आबादी, तो इसके कारण वातावरण दूषित हो रहा है। बहुत ही छोटे बच्चों के और बड़ों के बहुत ही स्वास्थ्य में बहुत ही गहरा असर हो रहा है, नई नई बीमारियां आ रही है तथा सामाजिक बुराइयां भी बढ़ी है। ज्यादा जनसंख्या के कारण सामाजिक बुराइयां, लोग जब नहीं मिलते उनको रोजगार वगैरह, तो भगवान ने आस्था वो ऐसे बुराइयां, मतलब रूढ़िवादी परंपरा को भी लेने लग गए हैं। आज संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप के अनेक नगरों में हिंसा, आतंकवाद, तोड़फोड़ आदि गतिविधियां बढ़ती जा रही है। यानी जो विकसित देश है, यूरोपीय देश है, उनके नगरों में हिंसा हो रही है, लोग आंदोलन कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, उनके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, श्रमिक हड़ताल कर रहे हैं, शोषण हो रहे हैं वो हड़ताल कर रहे हैं। इसके अलावा आतंकवादी भी ऐसे देश पर आक्रमण करके ज्यादा से ज्यादा लूटना चाहते हैं,
और बर्बाद करना चाहता है। तोड़ फोड़ और गतिविधियां बढ़ती जा रही है, जिससे कानून और व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो रही है। ये सब बारे समस्या होने के बाद ये कानून और व्यवस्था में समस्या उत्पन्न हो रही है, कानून क्या करे और क्या नहीं कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। कल हम पढ़ेंगे विकसित समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता एवं भूमिका। तो ये विकसित समाज में लोक प्रशासन की विशेषता, ये तो हमने भूमिका का थोड़ा परिचय पढ़ा, विकसित समाज की लोक प्रशासन की भूमिका में। कल हम विकसित समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता एवं भूमिका दोनों पढ़ेंगे। विशेषता क्या है, भूमिका तो हमने पढ़ ली, विशेषता क्या है वो विशेषता हम कल पढ़ेंगे। तो भूमिका आज पढ़ ली, कल हम पढ़ेंगे विकसित समाजों में लोक प्रशासन की विशेषता है। ठीक है बच्चों, तो कल हम ये पढ़ेंगे बीए फाइनल में। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा हमारे ये सिलेबस में विकासशील समाज की में लोक प्रशासन की भूमिका भी है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, बाय।